आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद राज भाई अपीसमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, या एंग्लो फ्रेंच अपीसमेंट पॉलिसी भी हम इसे कह सकते हैं ना, क्योंकि अपीसमेंट पॉलिसी सिर्फ ब्रिटेन ने नहीं फॉलो की थी बल्कि फ्रांस ने भी की थी। और वर्ल्ड वार वन के बाद ये फॉलो होती है। आपको पता है वर्ल्ड वार वन में जर्मनी हार जाता है, तो वर्ल्ड वार टू में फिर दोबारा जर्मनी स्टार्ट लेता है और वर्ल्ड वार टू लड़ता है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है। तो अब ये अपीसमेंट पॉलिसी क्या है और इस अपीसमेंट पॉलिसी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या मतलब इसमें बेसिकली हुआ क्या है, किस तरह इसने वर्ल्ड वार टू ले कर गया है या वर्ल्ड वार टू में इसने कंट्रीब्यूट किया है, इसका रोल है, तो उसको समझते हैं आप। सबसे पहले तो हम ना वर्ड जो अपीजमेंट है इसका मीनिंग समझेंगे कि जो वर्ड अपीजमेंट है इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले अपीजमेंट होता है कि किसी को खुश करना, इलीगल तौर पर, इरेशनल तौर पर किसी को खुश करना। तो जो था यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है वर्ल्ड वार वन हुई, तो वो नहीं चाहते थे कि हम फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार टू भी हो। तो इस वर्ल्ड वार टू से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इनके ना जो इरेशनल या इलीगल जो इनकी डिमांड्स हैं वो उनको मान देते हैं। और उसमें क्या है कि उनके ऊपर वार रेप्रेशन लगाई हुई थी, जो मनी उनके ऊपर मतलब जंगी जुर्माने उनके ऊपर लगाए हुए थे। उनको उन्होंने कहा कि मतलब मेरे ख्याल से 66,000 जो है ना वो मिलियन के ऊपर जो है ना लगाई हुई थी रेपरेशन। तो उसको ना 2000 मिलियन कम करके 2000 में लेके आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जो है ना सारलैंड जो है वो भी दे दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चेकोस्लोवाकिया में उनकी स्वीडन लैंड है वो भी उनको वापस कर दी जाएगी, जो मतलब कि मोस्ट इंडस्ट्रियल लैंड। तो इस तरह ये ना उनकी जो डिमांड्स थी और उनका एक किस्म से अग्रेशन भी था। अगर ना मानते तो हिटलर ने ऑटोमेटिकली जंग कर दी, वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गई। मीन्स ये है कि ना पहली जो वर्ल्ड वार वन हुई है वो स्टार्ट हुई एग्रेशन की वजह से, कि बहुत अग्रेसिव थे कि हमने लड़नी है और हमारे अंदर ताकत है और हम पिछाड़ देंगे सारों को। और वर्ल्ड वार टू हुई एक डर की, अभी वर्ल्ड वार ना हो तो उससे बचने के लिए अपील करते रहे कि ना हो। तो इस तरह उनकी मानते। हाँ, तो इस तरह के ना उन्होंने अपीसमेंट की। और इसमें सिर्फ जर्मनी की नहीं की, उन्होंने इटली की भी की है, जापान की भी की अपीसमेंट। उनके जो बिहेवियर थे, आपको पता चलता है कि जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो पहले उसके 1933 में बिल्कुल। फिर वो लीग ऑफ नेशन को भी लेफ्ट कर देता है। पहले तो उसके पास मंचूरिया के कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि पूरा मंचूरिया चाहिए। तो वो एक ना क्या कहते हैं फैब्रिकेटेड इंसिडेंट करता है रेलवे ट्रैक के ऊपर ना, कि एक इंसिडेंट करवाया था खुद ही मंचूरिया के अंदर। वो कहता है कि ये चाइना ने करवाया, उसको ब्लेम करके वो इस प्रिटेक्स्ट की बेस पे, वो जो एक्सक्यूज़ की बेस पे पूरा मंचूरिया अनेक्स कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद फिर वो जो है शंघाई उसका सिटी, उसके ऊपर भी बॉम्बिंग करता है, काफ़ी अटैक करता है। तो फिर उसके बाद उसको फिर लीग ऑफ नेशन वो लेफ्ट कर देता है। तो ये जापान की भी अपीसमेंट होती है, मतलब जापान की जो अग्रेशन है उसको भी जो है वो नहीं किया जाता, डील किया जाता ना। और आपने बता दिया कि वो जो 6.6 आई थिंक बिलियन डॉलर्स जो थे उसको वो कम करके 2 बिलियन कर देता है। और फिर उसके बाद अमेरिका लोन भी देता है जर्मनी को कि आप जो है इससे अपना वॉर रेपरेशन जो है, फाइन जो है, जो कि विक्टर्स का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, कंपनसेट करे। तो इस तरह करके ये करते हैं। और इसके अलावा और क्या करता है, आपको पता है ये भी चलता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी ब्रीच होती है। जब वो ब्रीच होती है उसकी जो वायलेशन होती है उस पर भी कुछ भी नहीं होता, उसको भी कहते हैं जब वो राइनलैंड पे वो कब्जा करने लग जाती हैं। उसके बाद जो सारलैंड होती है वो कहते हैं कि हमें जो है ना सारलैंड के जो पार्ट पहले जो है ना लीग ऑफ नेशन के अंडर कंट्रोल में आ गया होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना डीमिलिटराइज, यहाँ से जो अपनी आपकी फ़ौजें हैं उनको निकालें। तो वहाँ पे जो है ना हिटलर अपनी फ़ौजें जो भेजना स्टार्ट कर देते। वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में यही था, एक क्लियर वायोलेशन है ना। वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में यही था ना कि राइनलैंड के ऊपर कोई मिलिट्री नहीं होगी और वो उसके अंडर होगा, लेकिन वो वायलेट करता है और अपनी मिलिट्राइज स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह करके मीन्स ये अपीसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा आपको माइंड में आ रहा है? इटली का भी हुआ है अपीसमेंट, जब वो अबिसिनिया के ऊपर इथियोपिया जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फ्रांस ने ट्यूनीशिया के ऊपर जो किया हुआ था, अनेक्स किया हुआ था उसको, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये जो है ना उनको कंट्रोल दिया गया था फ्रांस को। तो उन्होंने कहा कि जो है ना फ्रांस की फोर्सेस, इटली की अपीसमेंट की थी और इटली को ये हक दिया गया था कि जो है ना ट्यूनीशिया और उसके साथ एक और एरिया है कि उसके ऊपर जो है ना आपको हक दिया जाता है कि आपको अलाउ किया जाता है कि आप इसको भी अनेक्स कर लें। उसके बाद जो है ना चेकोस्लोवाकिया में उसमें जो है स्वीडनलैंड वो भी जो है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जर्मन पॉपुलेशन थी, वो भी उनको अनेक्स करने के मतलब वो
जो है ना पैक्ट हुआ था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो है ना ये टेरिटरी भी आप अब अनेक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रिया को भी जो है 1938 में अनेक्स कर लिया। इसकी तरह वो चेकोस्लोवाकिया के उसके ऊपर उन्होंने हमला कर लिया। उसके बाद उन्होंने रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया और कहते हैं कि ये सीक्रेट पैक्ट था। उसमें रशिया को कहा गया था कि आप जो है ना ईस्टर्न पोलैंड इसके ऊपर जो है हमला करें, आप इसको अनेक्स कर लें और हम जो वेस्टर्न पोलैंड है हम इसके ऊपर इस तरह मतलब पोलैंड को जो है ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। वेस्टर्न पोलैंड हमारे साथ आ जाएगा और ईस्टर्न पोलैंड आपके साथ। और जब म्यूनिक पैक्ट की बात जिसको म्यूनिक डिक्टेट कहते हैं, अब उसमें उन्होंने कहा था कि जर्मनी के लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग नेशनलिज्म है तो हमें दे दें। और वो उसमें उसको चेकोस्लोवाकिया को पार्ट भी नहीं बनाया जाता ना, वो फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जो होते हैं वो साइन करते हैं उसके साथ पैक्ट जर्मनी के साथ, और फिर वो जर्मनी पूरा चेकोस्लोवाकिया ले लेता है, ऐसे ही है, फिर ऑस्ट्रिया भी ले लेता है। ऐसे ही है। तो ये मतलब उसको रीगेन कर रहा है ना, जो पहले उसके पास था जिसको ब्रेक किया गया था ना, पहले तो इस चेकोस्लोवाकिया जर्मनी का ही अंदर आता था, लेकिन जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारा था तो उससे वो ले लिया गया। तो इस तरह वो अपना सारा का सारा एक इंटीग्रेशन कर रहा था और एम्पायर इस्टेब्लिश कर रहा था, है ना। ऐसे ही है। तो इस तरह अगर देखा जाए ना, एक तास्चिन, ठीक है, और वो चाहता था पोलैंड से पोलैंड एक जो है ना डेंजिंग एक मतलब वो सिटी थी, एक एरिया था, डेंजिंग पोर्ट थी। तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ना साइन हुआ था तो उस वक्त वो दे दी गई थी पोलैंड को, और वो ईस्ट प्रूशिया को जर्मनी से अलग किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना डेंजिंग पोर्ट ये भी हमें वापस दी। हाँ, वो इंटरनेशनल पोर्ट बनाई गई थी ना, लेकिन वो जर्मनी डिमांड कर रहा था हमें मिल जाए, डिमांड कर रहा था कि पोलैंड को इधर से भी निकाला जाए। तो ये भी अगर ना निकाला जाता तो वो उनका अल्टीमेट एक ही गोल था, हमने वार जो है ना स्टार्ट कर देनी है। तो यूरोपियन जो लोग थे वो पहले इतनी डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन हुई थी यूरोप में, तो इससे वो बचने के लिए उन्होंने मतलब एक किस्म की अपीजमेंट भी है और दूसरी तरफ हिटलर का जो है ना अग्रेशन भी था। तो ये मजबूर थे, ये मजबूर थे हिटलर की बातें मानने के लिए, डिमांड सारी मानने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अकेला कोई जर्मनी के सामने जा नहीं सकता था ना। जब वो चेकोस्लोवाकिया का होता है तो सुडेनलैंड जब उसको दिया जाता है जर्मनी को, तो वो साफ कहते हैं क्लियर कि या तो आप इसको प्यार से दे दे सुडेनलैंड को, या तो आप लड़ लो। बिल्कुल, क्योंकि एक था ना एग्रीमेंट, क्योंकि जो रशिया था उसने भी एक तरह का अलायंस बनाया हुआ था। रशिया ने कहा था कि अगर इंग्लैंड और फ्रांस हेल्प करेंगे चेकोस्लोवाकिया की तो मैं भी हेल्प करूंगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस तो कर ही नहीं रहे थे, तो रशिया भी नहीं कर रहा था। तो इस तरह के मतलब जर्मनी से कोई अकेला नहीं लड़ना चाहता था। चेकोस्लोवाकिया तो था ही छोटा सा, तो उसने बात माननी पड़ी और वो फिर पूरा नेक्स्ट हो जाता है। तो ये सारे उससे डरते थे ना, मतलब एडोल्फ हिटलर उस वक्त बड़ा मतलब पावरफुल था, पावर में आ रहा था और अपनी आर्मी को बड़ा स्ट्रॉन्ग। जब उन्होंने ऑस्ट्रिया को जो उन्होंने अनेक्स किया था उसके बाद ऑस्ट्रिया के जो है ना कुछ डिपॉजिट्स भी थे इंग्लैंड के जो है ना बैंक में, तो जो उनके बैंक में था उनमें गोल्ड भी था, तो और भी मतलब जो भी पैसे वगैरह थे वो भी इनको दे दिए गए थे, और इससे इनकी आर्मी और स्ट्रांग हो गई और इनका अग्रेशन जो है बढ़ गया। और इसमें एक ये भी रीज़न है उमर दराज कि वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि ब्रिटेन के कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन का वो एक्सपोर्टर था जर्मनी, वो अपना पार्टनर था, तो वो इस वजह से उसको सपोर्ट करता कि इकोनॉमी तौर पे अच्छे हो जाएंगे तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, वार नहीं लड़ेंगे। तो और वो ये भी कहता था कि हमने जर्मनी को बहुत हार्श ट्रीटी लगा दी, वो जो गिल्ट क्लॉज लगाया था, तो इस वजह से वो ना सपोर्ट कर रहा था एक तरह से जर्मनी को, सपोर्ट कर रहा था बिल्कुल, तो ताकि उसके खुद बेनिफिट हो इकोनॉमिकली, क्योंकि वो उसका एक पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, ट्रेड के हवाले से इकोनॉमिक उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो इस वजह से वो चाहता था कि इकोनॉमिक तौर पर जो है ना जर्मनी खड़ा हो जाए और जो है अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, जो इसकी पॉपुलेशन है, क्योंकि उस वक्त उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, टेरिटरी बढ़ रही थी, तो नीड्स होती हैं पॉपुलेशन की जो फुलफिल करनी थी, इसलिए फिर वो अमेरिका भी जो है ना इसको अपीजमेंट कर रहा है, इसलिए कर रहा था कि इसकी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तो ये आगे जो है ना अग्रेशन शो नहीं करवाएगा, वार नहीं लड़ेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा। अच्छा, आपको ये भी पता चलता है कि फ्रांस भी अपीजमेंट कर रहा था ना, फ्रांस भी मतलब जब इन्होंने सारलैंड और राइनलैंड के ऊपर जो जिसको मतलब डीमिलिटराइज किया गया था लीग ऑफ नेशन में, जब उसको रीमिलिटराइज किया गया तो उस वक्त फ्रांस ने अब उसको पता चल रहा था कि ये क्लियर जो है ना वायोलेशन ट्रीटी ऑफ वर्साइल की, लेकिन उसने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करवाई, बिल्कुल ना ही उसको रोका है। बिल्कुल, क्यों? इसके पीछे रीज़न मेरे ख्याल से ये थी क्योंकि वो वार से बचना चाहते थे। हाँ, उनका ना काफ़ी मोरल लो हो चुका था, मतलब उनकी इतनी आपको पता कैजुअलिटीज़ हुई थी, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ही फ्रांस को था, और किसी कंट्री को इतने कैजुअलिटीज़ डेथ्स नहीं हुई थी जितनी फ्रांस की हुई थी ना, तो एक तरह का मोरल डाउन था और वो बच रहे थे कि हम वार से अब हमने नहीं जाना। और उसके साथ साथ जो है ना इसकी एक
एग्जांपल ये भी हो सकती है अपीजमेंट की, जो ब्रिटेन था उसने सपोर्ट किया था जर्मन की नेवल जो है ना, नेवल हाँ। उसको भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। बिल्कुल, और कहा था कि 35% तक आप रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रख सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी, अपनी नेवल फोर्स, सारी फोर्सेस उन्होंने तैयार करते गए, और जिस तरह मतलब तैयार होते गए तो उनकी जो एग्रेशन है और उनकी जो है ना क्वेस्ट फॉर मोर टेरिटरी वो बढ़ती गई, और जो उनको एक और उनको अंदर उनके गुस्सा था ना कि यार वर्ल्ड वार 1 हुई है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा है, और जो सारा रिस्पॉन्सिबल हम तो ठहराए गए हैं वार का, तो क्यों ना अब हम पावर में दोबारा से आ गए हैं, तो हम हमारी जो टेरिटरीज़ हैं जो उनके पास चली गई हैं और इतना वार रेपरेशन लगा दी गई है हमें इसको जो है ना दूसरा वापस इस कंडीशन को जो है ना रीगेन करना चाहते हैं, अपनी टेरिटरीज़ को रीगेन करना चाहते हैं। ये उसका अडोल्फ हिटलर का जो ना मेन मकसद था। मतलब जो कि ह्यूमिलिएशन हुई थी, ह्यूमिलिएशन जो उनको बेयर करना पड़ा था इश्यूज वगैरह, वो उसका एक तरह से बदला ले रहे थे, रिवेंज ले रहे थे, एवेंज ले रहे थे। सही सही। चलें ठीक है, और कोई माइंड में आपके आ रहा है? और एक दूसरा ये था कि उधर जो है ना सोवियत यूनियन 1917 में उधर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, नहीं बोल्शेविक नहीं, उसके बाद वो कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गए थे, हाँ, सारे कम्युनिस्ट इधर हाँ। ये डेमोक्रेटिक थे, ठीक है, और कैपिटलिस्ट ब्लॉक थे सारे। बिल्कुल। तो ये चाहते थे कि फ्यूचर में ये ना हो कि सोवियत यूनियन जो है जिस तरह उधर रेवोल्यूशन आया है इस तरह इधर यूरोप में रेवोल्यूशन आया जाए। इस रेवोल्यूशन से बचने के लिए वो जो है ना जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे कि ताकि ये एक बफर जोन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और उस रेवोल्यूशन को जो है ना स्टॉप किया जाएगा। ये भी एक रीज़न, क्योंकि डिप्रेशन भी था ना 1920s में, 1929 में, 30s में आया था, और जब इस तरह ग्रेट डिप्रेशन आता है इकोनॉमिक तौर पे और इस तरह इश्यूज खराब होते हैं तो रेवोल्यूशन की चांसेस होते हैं। बिल्कुल। और एक दूसरी बात जो है ना ग्रेट डिप्रेशन आया था यूरोप में, तो वो चाह रहे थे कि पहले इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, इकानमी हमारी तबाह हो गई है, ह्यूमिलेशन हुई है, लोग इतने मरे हैं, अब दोबारा जब जंग होगी तो हमारी जो इकानमी है उसने और जो है नीचे चले जाना है और ह्यूमिलेशन उनके लोगों को जो है ना मारा जाएगा। इस वजह से वो इस चीज़ से बचना चाहते थे, पीस चाहते थे, लेकिन पीस तो फिर भी वो प्रमोट ना कर सके। हिटलर की जो है डिमांड्स वो बढ़ती गई और आखिरकार उसने पोलैंड के ऊपर भी हमला कर दिया 1939 में, तो इस तरह वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो जब आप बात करते हैं अपीजमेंट जो है वो फेल हो गई। हाँ, तो रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें तो फिर आइडियोलॉजीज़ को वो कर रहे थे ना प्रमोट, कैपिटलिज्म को, वो रशिया कम्युनिज्म का था, ब्लॉक बन गया था, तो वो कह रहे थे कोई कम्युनिज्म है वो इधर ना आ जाए, कैपिटलिज्म में आ जाए, बिल्कुल। और तो इस वजह से वो फाशिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। इधर फाशिज्म था और नाजी पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि फाशिज्म में फाशिज्म था, उधर नाजीज्म था जर्मनी में। तो ये कह रहे कि फाशिज्म है, जो नाजीज्म है, ये काउंटर कर देगा कम्युनिज्म को। बिल्कुल। इस वजह से भी वो उसको सपोर्ट कर रहे थे ना। ऐसे ही। सही से। तो ठीक हो गई, इसके अलावा और कोई अपीजमेंट आपके माइंड में हो? तो इतना ही था तकरीबन, सारी मेन यही था अपीजमेंट का। बाकी थोड़े पैक्ट वगैरह वो होते रहे, लेकिन जो क्रश था, जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि जर्मनी के जो इलीगल डिमांड्स, इरेशनल डिमांड्स जो थी वो मानी जा रही थी। और स्पेनिश सिविल वॉर भी हुई थी जिसमें वो इंटरवीन करते हैं, इटली वाले और फ्रांस और जर्मनी वाले, हाँ, फॉरेन इंटरवेंशन होती है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, यही था हमारे पास अपीजमेंट पॉलिसीज़ को हमने डिस्कस किया उमर दराज भाई के साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मेरे माइंड में भी था लेकिन डिस्कस कर लिए तो और अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया अपीजमेंट पॉलिसी का, एंग्लो फ्रेंच अपीजमेंट पॉलिसी का, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, उमर दराज की कैसी थी। कोई आपको माइंड में जो सजेशन है, जो आपको अच्छा लगा, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।